हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बच्चों, है ना। जैसा कि बच्चों हम अपने पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर या पोर्शन हम बोल सकते हैं वो ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम इसका सेकंड पोर्शन थ्रस्ट एंड प्रेशर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? आप चैप्टर मान लीजिए या सेकंड पोर्शन मान लीजिए, दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। शुरू करें बच्चों, है ना। चलिए, तो बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, जब भी हमारे पास कोई नया टॉपिक चालू होता है और उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो हम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम पे ही बातें, है ना, तो नाम की बात करते हैं। तो मेरे पास जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज़ थ्रस्ट। इसका मीनिंग क्या है पहले हम ये समझते हैं, देन हम प्रेशर को समझेंगे। ओके, और आज के चैप्टर की शुरुआत के साथ साथ और जब भी चैप्टर ख़त्म होगा तो हम कुछ बातों के बारे में जान लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शिप होते हैं ना, मेरे पास शिप, वो वाटर में फ्लोट करते हैं, आपके सी में फ्लोट करते हैं शिप, और बहुत भारी होते हैं और उनमें बहुत सारा सामान रखा होता है। इट मीन्स मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं वाटर में एक मेटल का पीस डालूँ, मेटल का पीस, तो वो सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। बट इतना बड़ा मेटल का बना हुआ आपका शिप वो फ्लोट करता रहता है, जबकि उसमें बहुत सारा सामान भी रखा होता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम जान जाएंगे एंड ऑफ दिस चैप्टर, है ना। और ऐसे बहुत सारे और भी हम नई नई चीज़ें जानेंगे, प्रेशर क्या होता है वो जानेंगे, है ना, बर्नौलीज़ थ्योरम जानेंगे, हम पास्कल्स लॉ जानेंगे, ओवरऑल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम जान जाएंगे जब मेरे पास ये चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा। ओके, तो एक एक करके बात करते जाते हैं। ओके, तो पहली बात करते हैं बच्चों किसकी, आपकी थ्रस्ट की। तो थ्रस्ट क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको साइंस में क्या है कि जो नाम होते हैं ना, आपके जो नाम होते हैं साइंस में वो बड़े अजीब व गरीब से होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग देखो तो वही मीनिंग होता है जो कॉमन है। क्या है जरा देखते हैं बच्चों। हम थ्रस्ट को एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। क्या है मेरे पास, टाइप ऑफ फोर्स, ये मेरे पास इस टाइप का। लेकिन ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी एक्ट होगा, जब कभी भी एक्ट होगा मेरे पास, वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होने वाला है। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें कि थ्रस्ट thrust is type of force which act I hope आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना, which act, या फिर हम इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, type of force which act perpendicular to the surface बच्चों, perpendicular to the surface। ओके, तो थ्रस्ट क्या है, तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट जो नेमिंग है थ्रस्ट एंड प्रेशर में थ्रस्ट, तो हमने थ्रस्ट समझ चुके हैं। थ्रस्ट कुछ नहीं, एक टाइप का फोर्स है, वो भी एक ऐसा फोर्स है जो जब कभी भी किसी सरफेस पे एक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। डन। अब हमें पता है कि ये एक टाइप का फोर्स है, तो हमें पता था फोर्स के नाम बदल लो, है ना, आपके फॉर्मूले बदल लो, लेकिन इसकी एसआई यूनिट थोड़ा ना बदलती। एसआई यूनिट क्या रहने वाली मेरे पास, न्यूटन। तो हम क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज क्या होती है, न्यूटन। क्या, न्यूटन। डन बच्चों, ऐसा यूनिट इज अ न्यूटन। और एक टाइप का फोर्स तो है ये टाइप ऑफ फोर्स है ना, टाइप ऑफ फोर्स, इस चीज़ को याद रखना, कोई डाउट इस चीज़ में बच्चों। डन। कैसे लगता है ज़रा देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा मुझे इस चीज़ से कि ये कि सरफेस है बच्चों, है ना, ये क्या है मेरे पास, एक सरफेस है। अगर इस सरफेस पे मैं एक ब्लॉक रखता हूँ, डन, ब्लॉक का मास क्या है मेरे पास, m। आपको पता है कि जब ब्लॉक का मास m है तो ब्लॉक का वेट कितना होगा बच्चों, W, है ना। तो वेट क्या होगा मेरे पास, W, और वैल्यू ऑफ W क्या होगी, W इक्वल्स टू mg।
डन। तो मैंने क्या देखा कि ये एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है, W है। W क्या है, एक टाइप का ऑल्सो फोर्स। तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा, या डाउनवर्ड बोल दूँ, एक टाइप का फोर्स है जो W, वो एक्ट कर रहा होगा मेरे पास। डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, डाउनवर्ड। ओके, आप गौर से देखिए जो सरफेस है, क्या ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है? डेफिनेटली है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास ये ब्लॉक इस सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वो कैसा है मेरे पास, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है और एक टाइप का फोर्स है, और ऐसा फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। डन। आई बस है बच्चों। तो हमने क्या समझा कि मेरे पास ये ब्लॉक ऐसे फोर्स लगाएगा तो अभी ये क्या एक टाइप का थ्रस्ट की तरह यूज़ कर लूँगा, तो W इज़ लाइक अ थ्रस्ट बच्चों, है ना। तो हम समझ चुके हैं थ्रस्ट क्या, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है बच्चों, बस, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। डन। चलिए देन अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो देखते हैं जरा। अभी तो ब्लॉक मेरे पास कैसा रखा हुआ था सबका, ऐसा रखा हुआ था। अब मैं इस ब्लॉक को क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसा देता हूँ आपका, इस प्रकार से। अब भी क्या होगा मेरे पास, ये उतना ही वेट एक्ट कर रहा होगा मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W। डन, उतना ही करोगे मेरे पास, मतलब क्या, ये भी क्या है मेरे पास, वही थ्रस्ट का ही है, बस मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। ये W फिर से मेरे पास वही काम कर रहा है, किसका, आपका थ्रस्ट का। ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में? तो मैंने देखा ऐसे रखा हुआ था तो अभी थ्रस्ट उतना ही W एक्ट हो रहा था, ऐसे रखा हुआ था तो अभी मेरे पास क्या है, थ्रस्ट उतना ही एक्ट हो रहा था W। ओके, मतलब यहाँ मैंने क्या किया, एक पॉइंट कॉर्नर पर रख दिया, यहाँ मेरे पास पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट में मेरे पास, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, बट वैल्यू ऑफ थ्रस्ट दोनों की सेम है, कोई डाउट इस चीज़ में? बट अगर ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया और थ्रस्ट की वैल्यू मेरे पास दोनों भी सेम है, तो अंतर किस चीज़ में आया मेरे पास, अंतर किस चीज़ में आया मेरे पास, अब हम वो समझने वाले हैं। क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन तो चेंज किया है, कुछ ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए, तो किस चीज़ में बदलाव आया, कोई कौन सी चीज़ मेरे पास चेंज होने वाली है, तो मैं बता दूँ आपको बच्चों। अब इसमें जो भी चीज़ चेंज होने वाली है उसे हम बोलेंगे प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है अब उसके बारे में जानेंगे हम, है ना। तो मेरे पास जो बदलाव आने वाला है, तो बदलाव आएगा किसमें, प्रेशर में। क्योंकि मेरे पास चैप्टर का सेकंड नेम क्या है मेरे पास, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इट मीन मतलब क्या, अब जो प्रेशर है मेरे पास उसमें बदलाव आने वाला है, किसमें, प्रेशर में। अब होता क्या प्रेशर, हम उसकी बात कर लेते हैं। डन। तो इसके आप नोट कीजिए, देन हम आते हैं अपने अगले सेकंड टॉपिक पे, सेकंड हेडिंग पे। ये क्या है मेरे पास, प्रेशर। ओके, तो थ्रस्ट हम समझ चुके हैं क्या, बस सिंपल सा, दैट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फोर्स का ही एक अलग से नाम दे दिया है। जब मेरे पास फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट होगा तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, आपका थ्रस्ट। ओके, और बता दूं आपको बच्चों, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, अभी सर नॉर्मल सरफेस के पढ़ रहे हैं थ्रस्ट क्या होता है। अभी हम इसे फ्लूइड के अंदर भी पढ़ेंगे, वाटर्स के अंदर भी पढ़ेंगे, है ना, वो क्या होता है हम उस सब पे बात करेंगे। अभी आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, देन हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रेशर। क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ ब्लॉक चेंज कर देने से कुछ ना कुछ तो बदलाव आने वाला है। पहले ऐसे रखा हुआ था तब भी मेरे पास थ्रस्ट सेम, ऐसे रखा हुआ है तब भी थ्रस्ट सेम, तो बदलाव किस में आया, बदलाव कुछ ना कुछ तो आने वाला है। तो बदलाव आएगा मेरे पास प्रेशर में, और प्रेशर क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, है ना, नोट कर लिया होगा आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आपने नोट कर लिया है। ओके, चलिए अब मेरे पास सेकंड हेडिंग क्या बच्चों, दैट इज प्रेशर। ये क्या होता है बच्चों, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। तो प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब मेरे पास अभी मैंने जो ब्लॉक रखा था, अगर मेरे पास जो ब्लॉक है, पहले वाले केस में मेरे पास ब्लॉक का ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा था, दूसरे वाले केस में मेरे पास ब्लॉक का थोड़ा सा कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा था। मतलब क्या हो गया, तो जो बदलाव आया वो आया किसमें, आपका प्रेशर में। और कैसे बदलाव आया जब उस पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे प्रेशर को। प्रेशर क्या है मेरे पास, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, इज द
pressure is the ratio of thrust and area of contact. Area of contact. ये हम बोल सकते हैं क्या, प्रेशर विल बी डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्ट ऑन अ यूनिट एरिया. ओके, ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब क्या है, एक चीज़ को डिफाइन करने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना. हम इस प्रकार से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके बच्चों, चले. खैर, तो ये हो गया मेरे पास क्या, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब क्या, प्रेशर रेशियो है किस चीज़ का, थ्रस्ट का और एरिया कॉन्टैक्ट का. इस प्रकार से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ. भैया टी क्या, टी एच लिख लो. भैया टी एच इज द थ्रस्ट, है ना. ओके, कोई डाउट इस चीज़ में. इस प्रकार से मुझे एक चीज़ समझ में आने वाली है. अगर चाहो तो पूरा नाम भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ही लिख लेते हैं. pressure is equals to thrust area. ओके, मतलब क्या हो गया मेरे पास, प्रेशर डिफाइन करना है तो दैट इज अ रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया. एरिया कौन सा मेरे पास, कॉन्टैक्ट वाला. अभी हम देखेंगे कैसे कैसे चेंज होगा एरिया, कैसे कैसे मेरे पास प्रेशर चेंज होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट. मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास थ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती जाए तो क्या होगा मेरे पास, आपका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा. ओके, डन. और साथ साथ में तो क्या दिखा दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया. डन. मतलब क्या होगा मेरे पास, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता जाएगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, प्रेशर कम होता जाएगा. तो मतलब क्या बोलेंगे हम, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम. यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो थ्रस्ट बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा. डन बच्चों. तो हमने क्या देखा था, उस वाले केस में अभी हमने ड्रॉ किया था कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था तब भी मेरे पास थ्रस्ट इक्वल था, और ब्लॉक जब मेरे पास कैसे रखा हुआ था, आपका इस प्रकार रखा हुआ था मेरे पास, इस प्रकार रखा हुआ था, इसकी इतने ही पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहा है मेरे पास, तब भी मेरे पास क्या था, आपका जो थ्रस्ट था वो इक्वल था. W अब भी दोनों की वैल्यू मेरे पास बराबर है मेरे पास, है ना. बट अब क्या मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर किस पर ज़्यादा होगा, इस पर डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया कम वहाँ प्रेशर मेरे पास ज़्यादा, जो हम देख पा रहे हैं इस रिलेशन की हेल्प से. ओके बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में. चलिए, इट मीन हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस मेरे पास थ्रस्ट दोनों के इक्वल, थ्रस्ट 1 और थ्रस्ट 2 दोनों के इक्वल रहने वाले हैं. बट प्रेशर 1 इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर 2. तो कौन ज़्यादा होगा मेरे पास, प्रेशर 2. इसे मैं 2 मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ 1, है ना. इसलिए प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन टू प्रेशर 1. वो पूछेगा रीज़न बताओ, बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस इन आपका डायग्राम 2. ओके, जहाँ कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास कम होगा वहाँ मेरे पास प्रेशर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है. और इसके अब बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी नॉर्मल लाइफ में, आपने बहुत सारे ऑब्जर्व भी किए होंगे. जैसे आपने देखा होगा मेरे पास एक नोट होता है, आप हम सभी के स्कूल्स में कोचिंग्स में होते हैं नोटिस बोर्ड, जहाँ मेरे पास अलग अलग लगते थे नोटिस कि कल की छुट्टी है ना, परसों की पार्टी है, और ऐसे बहुत सारे नोटिस हमें मिलते रहते हैं. उस नोटिस बोर्ड पे आप देखोगे एक पिन लगी होती है, जैसे हम थंब पिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हमसे, थंब पिन, है ना. तो हम क्या करते हैं, नोटिस आया, लिया बोर्ड पे और पेस्ट कर दिया. थंब पिन से हमने थोड़ा सा प्रेस किया, थंब पिन अंदर बोर्ड में फिक्स हो जाती है. तो कैसा होता है मेरे पास थंब पिन का स्ट्रक्चर, गौर से देखिए कि मे भी ऐसा ही होता है कुछ, है ना. थंब पिन मान लेना आप, या अलग अलग टाइप की पिन होती है मेरे पास. हम दीवार में जब गाड़ते हैं, कील होती है मेरे पास, नेल, वो भी कुछ ऐसे होता है मेरे पास. स्क्रू होता है, वो भी थोड़ा सा शार्प होता है मेरे पास नीचे से, है ना. ऐसी कुछ पिन होती है. हम क्या करते हैं, थंब लिया और दबा दिया उसे, और वो ईजिली अंदर फिक्स हो जाती है. अगर मेरे पास ये थंब पिन ऐसी होती तो, ऐसी, यहाँ देख लेना, और थंब पिन ऐसी होती तो क्या होता है मेरे पास, क्या वो बोर्ड में फिक्स हो पाती, नहीं. और हो भी जाती तो मुझे बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता, बहुत सारा फोर्स, या वो बोलूँ बहुत सारा थ्रस्ट एक्ट करना पड़ता. क्योंकि मुझे पता है, यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट एरिया जो मेरे पास बोर्ड होगा और मेरे पास ये थंब पिन का नेल है, इसका और बोर्ड का कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, बहुत कम होने वाला है. बट इस केस में देखिए आप,
कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोर्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना छोटा है, शार्प है कॉर्नर मेरे पास। डन। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसे बोर्ड में फिक्स करना ईजी रहेगा। और पूछेगा रीज़न, बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया थंब पिन एंड बोर्ड इज़ टू लेस, और वी नो दैट इफ एरिया इज लेस तो प्रेशर इज ग्रेटर। ओके। और जब जैसे मेरे पास प्रेशर बढ़ा तो मतलब क्या होगा, मेरे पास किसी को दबाने वाला मेरे पास प्रेशर बढ़ चुका है, मतलब वो चीज़ अंदर की तरफ फिक्स हो जाएगी, अंदर की तरफ इमर्ज होने लगेगी। डन बच्चों। सेम ऐसे और भी एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आपका हील्स होते हैं, हील्स है ना, लेडीज़ लोग पहनते हैं ना, आपका हील्स बहुत शार्प होते हैं पास। आजकल तो पेंसिल हील चलते हैं बहुत लंबी लंबी, 2-2 फुट आपकी, 3-3 इंच वाली, 4-4 इंच वाली है ना, ओवल में होती है मेरे पास हील्स। तो हील्स भी मेरे पास क्या होती है, तो कहा जाता है कि अगर जो हील्स होती है मेरे पास, जब हम हील्स के थ्रू चलते हैं तो मेरे पास जो ग्राउंड सरफेस है उस पर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होता है कंपेयर टू जब मैं फ्लैट जो मेरे पास शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, उन्हें पहन के चलता हूँ। हील्स के कंपैरिजन में जो फ्लैट शूज़ होते हैं मेरे पास, उनसे प्रेशर कम एक्सर्ट होता है और हील्स से ज़्यादा होता है। ऐसा क्या होता है हील्स में, वही चीज़ कॉन्टैक्ट एरिया। तो कॉन्टैक्ट एरिया इन हील्स कम होता है, जिस कारण मेरे पास प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ओके। जब कभी अगर कोई आप चल रहे हो, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, तो गलती से हील आपके पैर पे लग जाए ना, तो मतलब क्या होता है, बहुत ज़ोर से चोट लगती है। और शूज़ पड़ जाए आपके पैर पे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे पास, वही इसीलिए क्योंकि मेरे पास कॉन्टैक्ट एरिया कम है, किसका, हील का, इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करती है मेरे पास। डन। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उनसे बोला जाता है कि बताइए अगर एक पर्सन है जो चल रहा है और एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है, तो बताइए कौन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पर। तो क्या है मेरे पास, एक पर्सन खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में और एक पर्सन मेरे पास चल रहा है, तो कौन प्रेशर आपका एक्सर्ट करेगा ज़्यादा, बताएं। वही कौन सा, खड़ा हुआ ना, चलने वाला। क्योंकि आप गौर से देखिए, जब भी आप किसी फ्लोर पे या सरफेस पे चलते हैं तो आपका एक पैर तो कांटेक्ट में होता है सरफेस के और एक पैर होता है आपका हवा में, जब भी आप देखेंगे। तो मतलब क्या होगा मेरे पास, कंपेयर टू स्टैंडिंग पोजीशन के और चलने में, चलते समय मेरे पास क्या होता है, कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है, क्योंकि मेरा एक पैर हवा में होता है और एक पैर मेरे पास सरफेस पे होता है। डन। जब हम चलते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो दोनों पैर मेरे पास कहाँ होते हैं, आपके सरफेस पे। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास स्टैंडिंग पोजीशन में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होता है, जिस कारण मेरे पास प्रेशर कम हो जाता है। बट जब हम चल रहे होंगे तब क्या होगा मेरे पास, कांटेक्ट एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। डन। कोई डाउट इस चीज़ में? चलिए, सेम ऐसे ही होता है मेरे पास क्या, जैसे कि वही कि आप ऐसा कीजिए, एक एक्टिविटी टाइप की भी होती है मेरे पास, एक क्ले का बॉक्स लेना, ब्लॉक लेना, ब्लॉक ऑफ क्ले। क्ले मतलब जानते हो ना भाई, जिससे हम नॉर्मली टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, आपके ना क्ले, मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना। तो हम क्ले का एक ब्लॉक लेंगे, उसमें हम दो चीज़ इंसर्ट करेंगे, ऊपर रखेंगे उसके ऊपर और थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। एक आपका कॉइन और एक आपकी एक रॉड। एक रॉड और एक कॉइन लीजिए और क्ले के ब्लॉक पे रखिए और थोड़ा सा फोर्स लगाइए, तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, जो रॉड है ना, रॉड वो बहुत ज़्यादा आपकी अंदर चली जाएगी, इमर्ज हो जाएगी कंपेयर टू कॉइन के। कॉइन थोड़ा सा अंदर जा पाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, जब प्रेस करेंगे उसे तो कॉइन थोड़ा सा अंदर हो पाएगा और आपकी रॉड ज़्यादा इंसर्ट हो जाएगी मेरे पास उस क्ले के ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास रॉड थी, रॉड का कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, कम। जैसे मैं मान लूँ जैसे कि ये नोट कर लिए, सर्व कर दूँ ना, हाँ बिल्कुल। जैसे कि मेरे पास ये है एक ब्लॉक है ना, ये है मेरे पास दूसरा ब्लॉक, यही मान लेना है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया, कॉइन रख दिया मैंने इस पर, ओके। यहाँ मैंने क्या लिया, एक रॉड ले ली, दोनों का वेट सेम है बट आपका शेप चेंज है। इसका कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, इसका कांटेक्ट एरिया मेरे पास कम है। मैं दोनों पे सेम फोर्स से पुश करता हूँ, सेम फोर्स से, तो ये मैं मानूंगा कि ये माना कि ये यहाँ तक आपकी, यहाँ तक आ गई मेरे पास इसकी, मतलब कि इतना अंदर दब गया। बट जब बात करूँगा रॉड की, मे बी रॉड के केस में क्या होगा मेरे पास, ये रॉड थोड़ा सा थिन कर लेते हैं ऐसे ना, रॉड की मेरी जो सेकंड पोजीशन होगी वो ऐसी कुछ हो जाएगी मेरे पास, थोड़ी अंदर ज़्यादा चली जाएगी मेरे पास इस केस में। यहाँ पे मतलब क्या होगा मेरे पास, जब कॉइन था तो वो सेम फोर्स से कम अंदर गया और रॉड मेरे पास ज़्यादा अंदर जा चुकी है। मतलब क्या रीज़न, क्या इसके पीछे का, प्रेशर, कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर मेरे पास कम है। डन। क्यों?
कॉन्टैक्ट एरिया। इसमें कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास क्या है, कम है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास ज़्यादा है। डन बच्चों, तो ये होता है मेरे पास प्रेशर। हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज़ द रेशियो ऑफ क्या, प्रेशर इज़ द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड कॉन्टैक्ट एरिया। और थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। डन। और ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो आप लिख लेना इसमें क्या, थ्रस्ट ब्रैकेट में परपेंडिकुलर फोर्स, एरिया मतलब कॉन्टैक्ट एरिया, सारा एरिया नहीं, जो एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है मेरे पास। ओके, उस सरफेस का मतलब बॉडी, दो बॉडीज़ हैं, उन दोनों का एरिया जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डन, नोट कीजिए जल्दी से, देन आगे बढ़ते हैं ना। रफ कर दूँ ना इसे, ओके। तो ये था मेरे पास प्रेशर और वो था मेरे पास थ्रस्ट। तो मैंने इस चैप्टर का आउटलुक ले लिया कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एक परपेंडिकुलर फोर्स और आपका प्रेशर, और दोनों के बारे में हम जान चुके हैं कि आपका थ्रस्ट क्या होता है और आपका प्रेशर क्या होता है। ओके, चलिए अब जैसे कि मुझे एक फॉर्मूला भी मिल चुका है, किसका, प्रेशर का। थ्रस्ट का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, थ्रस्ट का मेरे पास एक टाइप का फोर्स ही है, और जो फोर्स का होगा मेरे पास वही इसका फॉर्मूला होने वाला है। फोर्स मतलब कि वेट है ना, वेट भी टाइप का फोर्स ही है। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, वेयर F इज द परपेंडिकुलर फोर्स और A इज द एरिया। डन। अब इसी की हेल्प से मैं इसकी यूनिट भी बता सकता हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या होने वाली है मेरे पास, वही जो फोर्स की क्या होती है मेरे पास, न्यूटन। एरिया की क्या होती है मेरे पास, क्या होती है, न्यूटन। एरिया मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ भी मीटर में आएगी और ब्रेथ भी मीटर में आएगी, मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। साथ साथ इसकी एक और यूनिट होती है जो फेमस यूनिट मानी जाती है, दैट इज द पास्कल। क्या होती है मेरे पास, पास्कल। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पास्कल। ज़्यादा पास्कल ही यूज होती है कि एक पास्कल वाला मेरे पास है ना, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर भी स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। रिप्रेजेंट करेंगे क्या, वही चीज़ P से, कैपिटल P से। डन। हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें बच्चों, डन, कोई डाउट नहीं। ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर इसे PA बोल देते ना, PA पास्कल कर लो दिखाने के लिए, इंडिकेशन ना इसका। ओके, तो ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है मेरे पास। अगर मेरे पास अदर यूनिट्स भी यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि किलो पास्कल, मिली पास्कल, है ना। किलो मतलब क्या, 1000 का मल्टीप्लाई, और मिली मतलब क्या, 10⁻³ का मल्टीप्लाई। और ओके, ऐसी अलग यूनिट्स भी मेरे पास हो सकती हैं। और हम बोल सकते हैं क्या कि 1 किलो पास्कल मतलब कि KPA। डन। किलो पास्कल इक्वल्स टू क्या हुआ मेरे पास, किलो मतलब 1000, 1000 पास्कल। ये आपस में रिलेशन भी हो सकता है इसका, कोई डाउट इसमें। PA है बच्चों, है ना, PA। कोई डाउट इस चीज़ में बच्चों, डन। चलिए अब मेरे पास फॉर्मूला मिल चुका है। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की नेचर की, कि ये इस आपकी इस वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। तो ये क्वांटिटी है तो मुझे वेक्टर और स्केलर बताना पड़ेगा। डन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे लिए प्रेशर क्या है, एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। और साथ साथ थ्रस्ट तो एक टाइप का फोर्स था। फोर्स कैसी होती है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो थ्रस्ट तो मेरे पास क्या है, या फोर्स बोल दूं आपको, वो क्या है मेरे पास, आपका वेक्टर क्वांटिटी। बट जो मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम बोलेंगे प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल में बता दूं बच्चों आपको, वैसे तो एक्चुअल में तो प्रेशर मेरे पास क्वांटिटी 3 टाइप की होती है। मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा, मैंने 2 टाइप की ही बताई होंगी, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में है नहीं। जब आप क्लास 12th में या 11th में आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, बट एक्चुअल में वो पढ़ने मिलती है आपको ग्रेजुएशन लेवल पर। दैट इज़ अ टेंसर। क्या, टेंसर। तो मेरे पास 3 टाइप की होती है क्वांटिटी मेरे पास, एक स्केलर, एक वेक्टर, और थर्ड वन इज टेंसर। तो मेरे पास जो प्रेशर है वो होती है एक टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है मेरे पास, टेंसर क्वांटिटी। बट मैं उसे ट्रीट करता हूँ एज अ स्केलर। मेरे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं, जब तक हम टेंसर क्वांटिटीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ते तो हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। है बच्चों। तो मेरे पास प्रेशर वैसे तो एक्चुअल में तो क्या है, टेंसर है, बट मैं ट्रीट करूँगा एज अ आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, हम क्या मानेंगे, हमें तो यही मानना है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम में आपको यही मानना पड़ेगा, प्रेशर कैसे क्वांटिटी है मेरे पास, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डन। कोई डाउट इस चीज़ में। चलिए
सेम थ्रस्ट कैसी है, वो तो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाली मेरे पास। ओके, तो नोट कर लेना इस चीज़ को हल किया ना। अब करते हैं इस पर बच्चों एक न्यूमेरिकल प्रेशर वाले फॉर्मूले पे, है ना, कि मेरे पास न्यूमेरिकल आएगा तो मैं कैसे इसे सॉल्व करूँगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। रब कर दूँ इसे मैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला गया, मेरे पास एक टेबल है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है ना। तो टेबल बनाते हैं पहले, फिर हम, है ना, फिर देखते हैं कैसे रखा हुआ है मेरे पास क्यूब। ओके, फिर मेरे पास टेबल है ना बच्चों। कोशिश करना, मैं कोशिश की आपको दिखाने की, मे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है, एक क्यूब है ना। मैं इसकी भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, आई थिंक आपको समझ में आ जाए 3D में। बच्चों मान लेना कि ये क्यूब है ना, और ना लगे आपको तो मान लेना ये क्यूब है ना बच्चों। और उसका जो आपका ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन नीचे वाला, ये है इसका कॉन्टैक्ट एरिया ड्यू टू टेबल। टेबल पे इसका कॉन्टैक्ट हो रहा है ना। ओके बच्चों, जैसे मैंने बोला आपका एक क्यूब दे रखा है उन्होंने, और इसकी साइड क्या है मेरे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड मास ऑफ क्यूब ये भी दे रखा है मेरे को, दैट इज़ 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। तो उन्होंने क्या बोला है, मेरे पास एक ब्लॉक है, क्यूब है मेरे पास जो कि 5 kg का है। तो बताइए कि 2 चीज़, एक तो थ्रस्ट, दूसरा आपका प्रेशर ऑन अ टेबल, और प्रेशर ऑन अ टेबल। और प्रेशर लगाएगा कौन मेरे पास, वो क्यूब जो टेबल पर रखा हुआ है मेरे पास। ओके, टेबल की इस सरफेस में मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है, इसका नीचे वाला पोर्शन है जो कि कांटेक्ट में मेरे पास। तो आपको पता है कि जब मेरे पास लेंथ आपकी कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर क्यूब की, तो मेरे पास क्या होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी मेरे पास, ये भी क्या होगी मेरे पास 2 सेंटीमीटर, सेम ये भी क्या होगी मेरे पास 2 सेंटीमीटर। डन। और कॉन्टैक्ट में मेरे पास क्या है, आपका ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब कि एरिया। तो एरिया तो मेरे पास कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो हम निकालने वाले हैं कि करके पहले निकालेंगे हम थ्रस्ट बच्चों। पहले डायग्राम समझ लो आप आराम से। डन। अब निकालने वाले हम क्या, पहले थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब क्या होता है मेरे पास, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस। ओके, और परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे काम कौन कर रहा है मेरे पास, इस ब्लॉक का वेट जो क्यूब दे रखा है। जब मास मेरे पास 5 kg का है ना, तो बताओ वेट कितना होगा मेरे पास। डेफिनेटली हम पहले करके आ चुके हैं, W इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, mg। निकाला हमने वेट, और वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है, तो इसे मैं थ्रस्ट भी बोल सकता हूँ। ओके, चले। तो m क्या मेरे पास 5 kg। अब मैं g को यूज़ करता हूँ फॉर एक ईजी कैलकुलेशन, मैं 10 यूज़ करने वाला हूँ। ओके, आप चाहो तो 9.8 भी यूज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं 10 यूज़ किया, दैट इज़ 50 न्यूटन। ये आ चुका है मेरे पास वेट एक टाइप का फोर्स है, इसी को हम बोलने वाले हैं अभी के लिए थ्रस्ट, बिकॉज दैट वेट इज एक्ट ऑन अ सरफेस इज परपेंडिकुलरली। ओके, चलिए। तो मेरे पास एक चीज़ मिल चुकी है मेरे पास, दैट इज अ थ्रस्ट। ये थ्रस्ट भी बोल लो इसे आप ब्रैकेट में लगा के, दैट इज TH थ्रस्ट। ओके, देन ये पोर्शन फिनिश होता है हमारे पास। सेकंड पोर्शन क्या बोला उन्होंने मेरे से कि प्रेशर ऑन अ टेबल। अब टेबल पर प्रेशर लगाएगा कौन, ब्लॉक का टेबल पर लगने वाला प्रेशर, दैट इज P इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, जो हम निकाल चुके हैं कितना, दैट इज 50। ओके, अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा मेरे पास, एरिया होता है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 4, और सेंटीमीटर दे रखा है मेरे को इन्होंने, है ना। तो इसे आप मीटर में चेंज कर लीजिए, या इजी करने के लिए मैं इसे मीटर में दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट ईजी हो जाए इसीलिए, बस और कुछ नहीं है ना।
अदरवाइज आप इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कितना है मेरे पास 100 है ना। चलो तो सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसा वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके तो क्या होगा मेरे पास 2 × 2 4 × 10⁴ 10⁻⁴ अपॉन में आ जाएगी मेरे पास 10⁻⁴ या 10⁻⁻4 बोल देते हैं इसे हम। ओके -4 मीटर में आ चुका है मेरे पास ये। ओके अब चाहो तो इसे ऊपर ले जाओ तो क्या होगा मेरे पास 50 × 10⁻⁴ या 40/4। चाहो तो कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना आगे, और बाकी रही मेरे पास कैलकुलेशन। मेथड तो यही है मेरे पास, कैसे हम यूज़ करेंगे प्रेशर के फॉर्मूले को, हमें मेथड आना चाहिए। बात रही आपकी कैलकुलेशन की, वो आप करना जानते ही, बहुत अच्छे बच्चे हैं ही आप, है ना। खैर सॉल्व कर लेना इसके बाद, डन। ट्राई योर सेल्फ कैलकुलेशन, और जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है मेरे पास बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या फिर आप बोल सकते हैं पास्कल में। ओके तो जो मेरा आंसर आएगा वो दैट इज़ इन पास्कल। कोई डाउट इस चीज़ में? ओके चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिए बच्चों, रफ कर दूँ से। चलिए तो बच्चों ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ मेरे से उन्होंने थ्रस्ट पूछ लिया और प्रेशर पूछ लिया, बाकी डाटा गिवन था। बहुत बार क्या होगा मेरे पास, दो 3 ही क्वांटिटी है पूरे फॉर्मूले में, प्रेशर, थ्रस्ट और एरिया। तो बहुत बार क्या होगा मेरे पास, प्रेशर दे देगा, थ्रस्ट दे देगा, तो एरिया बताओ, है ना। बहुत बार क्या होगा मेरे पास, एरिया दे देगा, प्रेशर दे देगा, थ्रस्ट बताओ। ओवरऑल कोई भी 2 क्वांटिटी दे देगा आपको, और तीसरी क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछ लेगा। बट याद रखना बस क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं, बट यूनिट का ध्यान रखना कि मैं विदाउट यूनिट कन्वर्ट किए आंसर ना निकालूं, अदरवाइज मेरे पास गलत होगा। पहले मैं देख लूँ कि सारी मेरे पास जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो ऐसा ही सिस्टम में है या नहीं, या जिस भी सिस्टम में उसने आंसर पूछा है उसमें है या फिर नहीं। ओके बच्चों चले, तो ये बात रही बच्चों किसकी, आपकी प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, तो हमने आज क्या देखा, अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर जब एक्सरसाइज करने बैठेंगे, या फिर 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेंगे बीच में भी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या देखा, थ्रस्ट क्या होता है हम जान चुके हैं, दैट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके इसके बेस हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेशर ज़्यादा कैसे कैसे हो सकता है और प्रेशर कम कैसे कैसे हो सकता है मेरे पास। ओके तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या है मेरे पास, प्रेशर 2 ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे इन्वर्सली और थ्रस्ट पे डायरेक्टली। ओके मतलब क्या, थ्रस्ट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारी नॉर्मल लाइफ में प्रेशर का बहुत यूज़ है। जैसे आप अगर किचन में कभी गए हों, है ना, तो आपने देखा होगा जो वहाँ पे नाइफ़ होता है ना, नाइफ़ वो एक तरफ से शार्प और एक तरफ से ब्लंट होता है थोड़ा, मतलब क्या, और हम जब कट करते हैं कोई भी वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, तो हम शार्प वाले कॉर्नर से कट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास शार्प वाला कॉर्नर होता है ना, उसका कॉन्टैक्ट एरिया टू द फ्रूट और वेजिटेबल कम हो जाता है ना। और जैसे ही एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ईजी मेरे पास वेजिटेबल्स या आपकी फ्रूट्स कट हो जाते हैं। डन। तो मेरे पास जो नाइफ़ है उसमें मेरे पास प्रेशर का यूज़ किया गया है। ओके और साथ ही साथ आपने देखा होगा, और मैट्रेसेस देखी आपने, वो बड़ी बड़ी होती है मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी होती है मेरे पास, कि जितना ज़्यादा बड़ी मैट्रेसेस होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा मेरे पास, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही कम प्रेशर एक्सर्ट होगा मेरे पास। तो मैट्रेसेस बड़े होने का मेरे पास, बहुत साइजेस बड़ी होने का, इसका भी रीज़न यही है मेरे पास, प्रेशर को कम करना। ओके और आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा बहुत सारा, आपने टीवीज़ में देखा होगा कि एक बेड होता है, नेल बेड, इसमें बहुत सारी नेल्स फिक्स होती है, नेल मतलब कील है, तो बहुत सारी कीलें फिक्स होती हैं एक लकड़ी के बोर्ड में, और उस पर एक मैन आता है, एक पर्सन आता है, उस पर लेट जाता है और उससे कुछ नहीं होता। देखा है आपने अभी, ऐसा बहुत बार टीवी में देखने को मिला होगा। तो वो भी मेरे पास क्या है, आपका प्रेशर का यूज़ करता है, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि मेरे पास बहुत सारी नेल्स होंगी, मतलब क्या, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो नेल उसकी बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगी। डन। अगर आप वहीं पे उससे ये बोलो कि इतनी सारी नेल्स का काम क्या है, बस 3-4 नेल लगा दो और फिर लेटो, लेटेगा नहीं वो, क्योंकि वो अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट कर जाएगी और उसे हार्म पहुंचेगा। ओके तो मतलब क्या है, जो नेल बेड होता है वो भी इसीलिए बहुत सारी कीलें उसमें फिक्स की जाती हैं, क्योंकि जिससे कॉन्टैक्ट एरिया मेरे पास ज़्यादा हो जाए। अगर किसी भी कारणवश अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया तो समझो वो आदमी कम हो जाएगा, है ना, जो लेटेगा नेल वाले बेड पे। सेम वैसे ही है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है मेरे पास, आपका प्रेशर का। डन। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। सो जब हम अगले अपने लेक्चर में मिलेंगे, तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, है ना। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो
आई होप आप ऑब्जर्व करोगे आपके आसपास और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, है ना, तो आप ऑब्जर्व करना और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप देखोगे ये सारी चीज़ें मेरे पास प्रेशर पर डिपेंड होती है। मैंने बताया आपको हमारी जो पेंसिल हील होती है, मतलब आपके लेडी शूज़ होते हैं, हम बोल सकते हैं उसे, है ना, वो भी मेरे पास सी के लिए है। आपने देखा होगा आपका फुटबॉल मैच होता है, उसमें जो शूज़ होते हैं फुटबॉल के स्पेक्स, उसके जो नीचे होते हैं ना, नीचे के बॉटम में आपके सोल में, उसमें छोटी छोटी कीलें होती हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि जब वो रनिंग करते हैं, दो रीज़न है। एक तो जब वो रनिंग करेंगे तो ग्राउंड होता है मेरे पास कौन सा, उसमें घास होती है, इट मीन्स वो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, शूज़ फिर आपके स्लिप करके उसे हार्म पहुँचा सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, जब वो रनिंग करते हैं तो वो स्पैक्स जो होते हैं मेरे पास, कीलें होती हैं, वो आपकी ज़मीन में घुस जाती हैं। और कीलें क्यों होती हैं मेरे पास? क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम, नीचे से थोड़ी शार्प होती है, कॉन्टैक्ट एरिया कम और प्रेशर ज़्यादा, तो वो अंदर घुस जाते हैं ज़मीन में, जिससे वो स्लिप नहीं कर पाते। तो स्पैक्स भी बनाए जाते हैं इसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी मिलेंगे आपको, आप ऑब्जर्व करना, फिर अगली बार हम बात करेंगे और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर हमने क्या देखा, थ्रस्ट देखा और प्रेशर देखा, और उसके बेस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी किया। तो आगे हम और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम जानेंगे, है ना, पास्कल लॉ जानेंगे, और भी सारी चीज़ें जानेंगे। ओके बच्चों, चलिए।